नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब के गुरदासपुर में संदिग्ध आतंकी हमला, हमलावरों ने पुलिस थाने और बस पर की फायरिंग। 3 लोगों की मौत, 10 घायल। गृह मंत्रालय की हालात पर नजर। फांसी की सजा टालने की याकूब मेमन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राष्ट्रपति के पास 40 हस्तियों ने दी याचिका, माफी की गुहार। व्यापम मामले में नई एफआईआर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व ओएसडी धनराज यादव समेत 38 आरोपी। 2012 में पुलिस नियुक्तियों से जुड़ा है मामला। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के समर्थन में आरजेडी का आज बिहार बंद। पार्टी ने लगाया रिपोर्ट छिपाने का आरोप। नीतीश कुमार से मुलाकात पर शत्रुघ्न सिन्हा की सफाई। प्रधानमंत्री ने बढ़ते सड़क हादसों पर जताई चिंता। सड़क सुरक्षा विधेयक, नीति और कार्य योजना जल्द लाने का दिया भरोसा। कहा कैशलेस उपचार की व्यवस्था करेगी सरकार। और इस समय आपको बड़ी खबर बता दें जो कि पंजाब के गुरदासपुर से है। यहां दीनानगर इलाके में आज संदिग्ध आतंकवादियों ने हमला किया। माना जा रहा है कि सेना की वर्दी में आए 3 से 4 बंदूकधारियों ने पहले एक बस पर हमला किया और फिर पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। पुलिस और बंदूकधारियों के बीच फायरिंग अब भी जारी है। एएनआई के मुताबिक हमले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आतंकी एक कार से दीनानगर पहुंचे और ये फायरिंग सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई। पुलिस ने पूरे इलाके को सील करके तलाशी अभियान शुरू किया हुआ है। सेना के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। एनएसजी को भी मौके पर रवाना किया गया है। वहीं दीनानगर पठानकोट रेलवे ट्रैक से 5 बम मिलने की भी खबर है। गुरदासपुर जम्मू कश्मीर से लगा हुआ पंजाब का सीमाई इलाका है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बातचीत करके वारदात के बारे में जानकारी ली है। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी बात करके पूरी स्थिति की समीक्षा की। राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्थिति पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। तो बड़ी खबर है पंजाब के गुरदासपुर से, जहां दीनानगर पुलिस स्टेशन पर आज सुबह करीब 6 बजे आतंकवादियों ने हमला किया। आपको बता दें कि पहले एक बस पर निशाना किया और बस के बाद ये आतंकवादी दीनानगर पुलिस स्टेशन में हमला किया और पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। अभी भी गोलीबारी जारी है। आपको बता दें सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। एनएसजी की टुकड़ी पहुंच चुकी है। गोलीबारी अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरी घटना में, ये खबर आ रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतंकी एक कार से दीनानगर पहुंचे। फायरिंग सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई। पूरा इलाका फिलहाल सील कर दिया गया है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गुरदासपुर के सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। अभी तक आपको इस पूरी घटना के बारे में क्या पता लग पा रहा है? और हमने देखा पिछले काफी समय से पंजाब जो है वो काफी शांत रहा है और अचानक इस तरह का हमला, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो ये बहुत निंदनीय और दुखदायी घटना है। इस पे हम सब चिंता भी है और हमारे सबके लिए चुनौती है। पंजाब का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश के लिए चुनौती है। और जैसी खबरें अभी तक पहुंची हैं, इवन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी यही लग रहा है कि बॉर्डर क्रॉसिंग से आए हैं लोग। जो तथ्य हैं वो तो सामने अभी आने हैं, किंतु जैसे उन्होंने अटैक किया है, आर्मी ड्रेस में आए हैं
और ऐसी ही कुछ खबरें कुछ दिन से आ भी रही थी इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से। जहाँ तक पुलिस प्रशासन तो चौक थे, किंतु उन्होंने सॉफ्ट टारगेट देखकर ये ऐसा अचानक हमला किया है, तो हम सब के लिए बहुत सोचने की बात जरूरत है। और जो सुरक्षा इंतजाम है उनको रिव्यू करने की जरूरत है। और जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, हम तो पहले भी कहते रहे हैं जी। कि बॉर्डर स्टेट्स को थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस समय सारे देश को और प्रदेश को, सब लोगों को इकट्ठे होकर ऐसी इंसिडेंट जो हैं इनको निंदा करनी चाहिए और इस सरकार के साथ करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग अमन शांति विकास चाहते हैं। इसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई एक्टिव फोर्सेज जो हैं जी। वो भी उतने ही ज्यादा उतावली रहती हैं, और जी। उस पर हम हमेशा निगाह रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग, देश के लोग ये जो फोर्सेज है इनके जो पंजाब को डिस्टर्ब, देश को डिस्टर्ब करना चाहती है, जी, पूरे यानी होने साफ दे तौर दें। पर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई, जैसा आप बता रहे हैं। जिस तरह से पहले बस पर हमला किया गया और फिर सीधा पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। आपको लगता है कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसके पहले भी किसी तरह का संदेश देने की कोशिश है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? देखिए, ये तो पहले से ही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनकी कोशिश रहती है कि यहाँ का माहौल खराब किया जाए या डिस्टर्ब किया जाए, और उसके लिए वो कोई ना कोई ऐसा समय ढूंढते ही रहते हैं। और इधर अपने और से भी हम पहले से ही चौकते रहते हैं। फिर तो दुख है इस बात का कि जो ये घटना हुई है। अगर आप तक इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी पहुंच पा रही हो, तो चंदू माजरा साहब चाहेंगे आप बताएं। अभी तक हमें 3 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हुई है। ऑपरेशन क्योंकि सुबह 6 बजे से ये घटना सुबह 6 बजे की है, लगभग 3 घंटे गुजर चुके हैं। अभी भी हालात कितने सीरियस कहे जाएंगे? देखिए, अभी तो उसी तरह टेंस है माहौल। और मैं समझता हूँ जितनी देर सब लोगों को जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ ही लिया जाता, उनकी पहचान नहीं की जाती, उस समय तो कहीं इन्वेस्टिगेशन की किसी नतीजे पे नहीं जा पहुंचेगी। हम्म। किंतु जो मुद्दे तौर पे जानकारी मिल रही है वो ऐसी ही है कि उन्होंने पहले बस में अटैक किया, फिर थाने में गए जी। और फिर थाने से फायरिंग की, और वहाँ के पुलिस कर्मचारी और लोगों को जज किया, और मौत भी हुई है। तो समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही वो जी। सामने आ जाएंगे जो अभी बात। जी, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमले में कौन लोग शामिल हैं। जो पूरी घटना है, जितनी जानकारी मिली है, आप मानते हैं कि आतंकवादी हमला हो सकता है? देखिए, जैसा हमला हुआ है वो तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे जानकारी के तौर पे तो कोई आतंकवादी ही हमला माना जा सकता है। और ये भी चांसेस हैं कि बॉर्डर पार से हुआ हो, हम्म। क्योंकि पंजाब के लोग जो हैं वो पंजाब के हालात कभी नहीं खराब करने देना चाहते। पंजाब में अमन शांति है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने मर्जी हो, किंतु ऐसी स्थिति अब पंजाब में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी धर्म, किसी पार्टी का हो, किसी जात का हो, नहीं देखना चाहता। तो इसमें तो इन्वॉल्व फॉरेन फोर्सेज ही लगती हैं। और सामने तो तथ्य आएंगे जब सारा कुछ जी। उन लोगों को पता कर लिया जाएगा ये कौन थे, जी, और कैसे तफ्तीश आए। के बाद पता हाँ, लगेगा। तफ्तीश के बाद ही पता चल जी, पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सिंह चंदू माजरा। आनंदपुर साहिब से आप शिरोमणि अकाली दल के सांसद हैं, हमारे साथ जुड़े। इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर इस घटना की निंदा उन्होंने की है। और अभी आपको एक अपडेट और दे दें, 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना के जवान भी इस ऑपरेशन में अब लग चुके हैं। एनएसजी के कमांडो मौजूद हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं। गोलीबारी जारी है। गुरदासपुर सीमाई इलाका जम्मू कश्मीर से सटा हुआ। आज तड़के 6 बजे यहां पहले आतंकवादियों ने बस पर हमला किया और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। सेना की वर्दी में
ये हमलावर आए और अभी भी गोलीबारी जारी है। कुछ पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। करीब 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। और अब आगे की खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं संसद के सत्र की। 2 दिन के अवकाश के बाद संसद का मॉनसून सत्र की कार्रवाई आज फिर से शुरू हो रही है। सत्र के पहले 4 दिन विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध की भेंट ये दिन चढ़ गए। विपक्ष ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया है। सरकार की दलील है कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर संसद में चर्चा होगी तो विपक्षी शासित राज्यों के कामकाज पर भी बहस होनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने मंत्रियों पर लगे आरोपों पर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग दोहराई है। इन चीजों पर बोलेंगे, पार्लियामेंट में बोलेंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में जो हालात है, जिस दिन आप ये सब बोलेंगे, बताएंगे देशवासियों को कि सच्चाई क्या है, आपको लोग सुनेंगे। आपको पार्लियामेंट का ये हालात नहीं होगा, लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे लोग इंतजार करते रहेंगे। केंद्र सरकार जल्द ही सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना लाएगी। रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क हादसे के पीड़ितों के उपचार के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू करने की भी बात कही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विज्ञान और तकनीक को लेकर युवाओं की घटती रुचि, कारगिल विजय दिवस और बेहतर मॉनसून समेत कई विषयों पर चर्चा की। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में 10वीं बार जनता से रूबरू हुए तो सड़क सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही सड़क सुरक्षा नीति समेत चुनिंदा शहरों और राजमार्गों पर सड़क हादसों के पीड़ितों के कैशलेस उपचार की व्यवस्था पेश करेगी। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट हम ले हैं, आगे चल के इसका विस्तार भी होने वाला है, कैशलेस ट्रीटमेंट। प्रधानमंत्री ने अच्छे मॉनसून से बेहतर फसल की उम्मीद जताते हुए किसानों को बधाई दी। उन्होंने ब्रिटेन के 5 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने की इसरो की उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का डीएनए बताया। साथ ही इन विषयों में युवाओं की घटती रुचि पर चिंता भी जताई। साइंस के प्रति रुझान कम होना ये बहुत चिंता का विषय है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रकार से विकास का डीएनए है। हमारी नई पीढ़ी साइंटिस्ट बनने के सपने देखें, रिसर्च इनोवेशन में रुचि लें, उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी क्षमताओं को जाना जाए, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कारगिल के शहीदों को भी याद किया। रविवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाले भाषण के लिए जनता से सुझाव भी मांगे। उन्होंने सभी गांवों को बिजली दिलाने के लिए शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति कार्यक्रम का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन के मामले पर सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का साथ मिल गया है। अन्ना हजारे ने रविवार को पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग के समर्थन में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही रामलीला मैदान में 2 अक्टूबर को आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। इस बीच केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार वन रैंक वन पेंशन योजना पर काम कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं। रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक अन्ना हजारे ने जंतर मंतर आकर वन रैंक वन पेंशन की मांग का समर्थन किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न ले जाए। अन्ना हजारे ने कहा कि वो वन रैंक वन पेंशन स्कीम की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन करेंगे, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त को लुधियाना से होगी। मांग नहीं माने जाने की सूरत में उन्होंने 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। 2 महीना में हम पूरे देश में घूमेंगे,
पूरे जवानों को, पूरी जनता को जगाएंगे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिन फिर एक बार रामलीला में जो आंदोलन करेंगे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रविवार को 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने दौड़ भी लगाई। साथ ही योजना लागू नहीं करने की सूरत में अनशन और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। हमको आश्वासन सितंबर 2013 में रेवाड़ी में मोदी साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो 40 दिन के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दूंगा। अभी 440 दिन से ऊपर हो गए हैं। हमारे 1 रैंक 1 पेंशन को इन्होंने परिभाषा को ही जटिल बना दिया। जब तक हमें OROP जो लिखित में नहीं आ जाएगा, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। फौजियों की मांग है कि 1 अप्रैल 2014 से ये योजना छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ लागू हो। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम में एक समान पेंशन की मांग की गई है, चाहे सैनिक किसी भी साल में रिटायर हुए हों। इस योजना के लागू होने पर करीब 25 लाख फौजियों और उनके परिवारों को फायदा होगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और व्यापम घोटाले से जुड़ी अहम खबर है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सीबीआई ने अब राज्यपाल राम नरेश यादव के पूर्व ओएसडी धनराज यादव पर एफआईआर दर्ज की है। नई एफआईआर में 37 अन्य आरोपियों के नाम भी हैं। इनमें व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज द्विवेदी, तकनीकी शिक्षा मंत्री के पूर्व ओएसडी ओम प्रकाश शुक्ला भी शामिल हैं। ये मामला 2012 में राज्य पुलिस में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडरों की नियुक्ति से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने अब तक 14 एफआईआर दर्ज की हैं। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय माणिक राव खानविलकर ने व्यापम से जुड़े मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उनकी जगह अब जस्टिस एसएस केमकर और जस्टिस के त्रिवेदी की स्पेशल बेंच इन मामलों की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस सुनवाई से क्यों हटे हैं, ये साफ नहीं हो सका है। और विवेक तनखा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के समय हमारे साथ जुड़े हैं। तनखा साहब, शुक्रिया आपका राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। अगर आप बता पाएं कि जस्टिस अजय माणिक राव क्यों इस केस की सुनवाई से अलग हुए, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, कारण तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, इसलिए हम लोग को आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कह सकते। बट जो हम लोग को समझ आ रहा है कि क्योंकि इस पूरे प्रकरण से शुरू से चीफ जस्टिस साहब ही जुड़े थे, उनकी बेंच जुड़ी थी और अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक प्रकार से ये पूरा प्रकरण आ गया है, तो एक उनका इस बेंच में कंटिन्यू करना एक प्रकार से निरर्थक था। मतलब अब उनके लिए उस बेंच में हेड करना का कोई मीनिंग नहीं था। तो ये सब देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट अब इस केस का सीजन ले चुका है, अब जो कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा, तो उन्होंने निर्णय लिया होगा कि भैया मेरा रहना वहां ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जी, तो ये वजह हो सकती है क्योंकि वो शुरू से इस केस से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं तनखा साहब, अब नई एफआईआर सामने आ रही है जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शुरू हुआ है, आपको लग रहा है कि जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है? कुछ ऐसा महसूस तो हो रहा है कि जांच में कुछ निष्पक्षता आई है, क्योंकि पहले तो एसटीएफ जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स थी वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब कम से कम सीबीआई जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और स्टेट के अंडर नहीं है वो कर रही है। तो ऐसा महसूस तो होता है, मगर अब ये चीजें समझ आएंगी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी और एसआईटी के सामने जब मॉनिटरिंग होगी और ये स्टेटस रिपोर्ट्स आएंगी, तब समझ आएगा कि कितनी निष्पक्षता से ये चीजें हो रही हैं। विवेक तनखा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो तमाम नई एफआईआर दर्ज हुई हैं और नई एफआईआर में 37 अन्य आरोपियों के नाम भी शामिल हैं, आपको बता दें, जिसमें सीबीआई ने अब राज्यपाल राम नरेश यादव के पूर्व ओएसडी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय माणिक राव ने व्यापम से जुड़े मामलों की सुनवाई से खुद को अलग किया। वजह इसके पीछे औपचारिक तौर पर नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है क्योंकि वो शुरू से व्यापम से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, इसलिए जब से ये जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है, ये बड़ी वजह माना जा रहा है। अब जांच नए सिरे से होगी, इसलिए उन्होंने इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
रुख बिहार का, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग दोहराते हुए आज बिहार बंद का ऐलान किया है। राजधानी पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रविवार को पटना में धरने पर बैठे। उन्होंने केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना की रिपोर्ट छिपाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक SC/ST की तादाद में पिछली गणना से 3 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। जातीय जनगणना पिछड़ों, दलितों, अकलियत के सबके हक को दबा के गला रखा और उसके खिलाफ जंग जहाद मंडल कमंडल के खिलाफ मंडल का अब ये टमटम रथ निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दूसरे दिन लालू यादव के इस धरने से बिहार की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी जेडीयू को पूर्ण बहुमत हासिल होने का भी दावा किया। हम वो जदवंशी हैं, हमारे लोग वो जदवंशी हैं, 1 इंच भी जमीन हम नहीं देंगे, हम महाभारत करेंगे, हम वो जदवंशी हैं। बिहार के लोगों ने तो सेवा का मौका दे ही दिया, और सेवा का मौका दिया, उसका परिणाम यही है कि अब तक बिहार के लिए कुछ किया नहीं। कोई नई बात नहीं हुई है, पहले वाली सारी पुरानी बात है। इस बीच बीजेपी ने आरजेडी जेडीयू गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन करार दिया है। नीतीश कुमार जी को लगता है कि बिहार की जनता पर भरोसा उठ गया है और इसीलिए वो जोड़ तोड़ की राजनीति करके लालू जी भी देख लिए और कहाँ गए और कहाँ रहे, और ये भी अपना देख लें। आज तक गठबंधन हुआ, एक पोस्टर पर दोनों का चेहरा न दिख रहा हो, तो ऐसे गठबंधन को क्या कहा जाएगा। वहीं बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात पर सफाई दी है। जरा सी बात का अफसाना बना देते हैं लोग। ये चाय कल पहली बार, चाय नहीं बल्कि कॉफी पीने गया, और ये पहली बार नहीं, मैं तो ऐसा कई बार कर चुका हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में अलग हटकर होगा। 17 साल से एक दूसरे की सहयोगी रही बीजेपी जेडीयू इस बार आमने सामने होंगी। वहीं कभी नीतीश कुमार के घोर विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव उनके साथ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 40 हस्तियों ने याकूब की फांसी माफ करने के लिए कल राष्ट्रपति से गुहार लगाई। उधर अभिनेता सलमान खान ने याकूब पर किए गए अपने ट्वीट के लिए माफी मांगी है। राजनीतिज्ञों, वरिष्ठ वकीलों और नामचीन फिल्मकारों ने याकूब मेमन की फांसी की सजा माफ करने की अपील की है। 15 पेज की याचिका में कानूनी वजहों की जानकारी देकर याकूब की फांसी रोकने की दलील दी गई है। याचिका पर दस्तखत करने वालों में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर शामिल हैं। He is part of a conspiracy of the Bombay blast, and therefore he should be punished. We think that this all death penalty issue should be converted into life imprisonment. 22 साल जेल में रह चुका है और रहने के बाद डबल पनिशमेंट हो रही है, कैपिटल पनिशमेंट भी हो रही है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो रही है। तो अगर ह्यूमन इमोशंस के आधार पे अगर लोगों ने मर्सी पिटीशन भी प्रेसिडेंट को किया है, तो ये कोई सरकार और कानून के खिलाफ बात नहीं। इस बात से सहमत हूं कि इसके ऊपर दोबारा विचार होना चाहिए। इस इंसान ने बहुत मदद की है, तो देश को भी चाहिए कि उसका एहसान माने। हालांकि बीजेपी ने फांसी की सजा पर हो रहे विवाद को राजनीति करार दिया है। पार्टी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के बाद याकूब को मौत की सजा दी गई है। प्रत्येक हिंदुस्तानी को, प्रत्येक राजनीति से संपर्क रखे हुए व्यक्ति को ये चाहिए कि वो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करे और जो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्डिक्ट दिया है कभी भी उस पर हम ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे भारतवर्ष में एक अच्छा भाव नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट पिछले मंगलवार को याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर चुका है। इसके बाद याकूब ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई है। याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी जानी है।
1993 के मुंबई धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। सिने जगत से लेकर न्यायपालिका और राजनीति के 40 लोगों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुहार लगाई है कि याकूब मेमन की फांसी रद्द कर दी जाए। इसके बाद सोमवार को होने वाली सुनवाई बहुत अहम हो गई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें इस बात का फैसला होगा कि याकूब मेमन के खिलाफ दिया गया डेथ वारंट सही है या गलत। दिल्ली से कैमरामैन सरोज के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तुर्की ने आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नेटो की बैठक बुलाई है। ये बैठक मंगलवार को ब्रसेल्स में होगी। शनिवार को तुर्की के एक सैन्य काफिले पर हुए कार बम हमले में 2 सैनिक मारे गए, जबकि 4 जख्मी हो गए। वहीं पिछले दिनों तुर्की के सुरुच शहर में हुए धमाके में 30 लोग मारे गए थे। तुर्की ने पिछले हफ्ते ही सीरिया में आईएस के खिलाफ हवाई हमले करने का फैसला किया था। इस बीच यूरोपीय संघ और नेटो ने आतंकवाद के खिलाफ तुर्की की लड़ाई का समर्थन किया है। हालांकि उससे ये भी कहा है कि अल्पसंख्यक कुर्दों के साथ शांति वार्ता को ना तोड़े। तुर्की अब अमेरिकी विमानों को इन आतंकियों के ठिकानों पर हमले करने के लिए अपने इंसर्कलिक बेस का इस्तेमाल करने की भी इजाजत देने का फैसला किया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए एक विस्फोट में 13 लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। हमले के पीछे आतंकी संगठन अल शबाब का हाथ है। एयरपोर्ट के करीब जजीरा पैलेस के पास हुए इस विस्फोट में कार का इस्तेमाल किया गया। ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं। और फिर से आपको बता दें, पंजाब के गुरदासपुर में जो हमला हुआ है, दीनानगर इलाके में अभी भी गोलीबारी जारी है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है, यानी 8 लोग इस हमले में मारे गए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने 10 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि 3 से 4 आतंकवादी दीनानगर रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि आतंकवादियों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। अभी पुलिस के साथ साथ सेना और एनएसजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस और बंदूकधारियों के बीच फायरिंग अभी जारी है। मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी है। 10 बजे गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब के गुरदासपुर में संदिग्ध आतंकी हमलावरों ने पुलिस थाने और बस पर की फायरिंग। 8 की मौत, 10 घायल। गृह मंत्रालय की हालात पर नजर। फांसी की सजा टालने की याकूब मेमन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राष्ट्रपति के पास 40 हस्तियों ने दी याचिका, माफी की गुहार। व्यापम मामले में नई एफआईआर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व ओएसडी धनराज याट समेत 38 आरोपी। 2012 में पुलिस नियुक्तियों से जुड़ा है मामला। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के समर्थन में आरजेडी का आज बिहार बंद। पार्टी ने लगाया रिपोर्ट छिपाने का आरोप। नीतीश कुमार से मुलाकात पर शत्रुघ्न सिन्हा की सफाई। प्रधानमंत्री ने बढ़ते सड़क हादसों पर जताई चिंता। सड़क सुरक्षा विधेयक, नीति और कार्य योजना जल्द लाने का दिया भरोसा। कहा कैशलेस उपचार की व्यवस्था करेगी सरकार।